नीरज की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी कि अचानक उसकी कंपनी से कॉल आ गया और उसे सब कुछ छोड़कर जॉब पर जाना पड़ा। यहाँ तक कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भी छोड़कर नीरज मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने अपनी शादी के लिए कंपनी से 6 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन 2 महीने में ही उसे अचानक से इस तरह मुंबई जाना पड़ा क्योंकि नीरज ने वहाँ कोई फैमिली रूम नहीं लिया था। इसलिए वो अपनी पत्नी को साथ नहीं ले गया। जाते वक्त नीरज अपनी पत्नी से कहता है कि वो मुंबई में फैमिली रूम का इंतज़ाम करके तुरंत उसे लेने आएगा और जब तक वो मम्मी पापा के साथ रहे, इसी बहाने तुम्हारा यहाँ रहना भी हो जाएगा। फिर तो तुम्हें सारी उम्र मेरे साथ ही रहना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर नीरज अपने मम्मी पापा के पैर छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर चला जाता है। 2 महीने बाद नीरज फ़ोन करके अपनी पत्नी को बताता है कि उसने फैमिली रूम का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन वो उसे लेने नहीं आ सकता क्योंकि कंपनी में काम का बहुत प्रेशर है, तो उसे अकेले ही मुंबई आना होगा। ये सुनकर नीरज की पत्नी राधिका थोड़ी डर गई और मम्मी पापा भी नीरज से बोले कि बहू अकेले नहीं आएगी। नीरज की माँ बोली, तू नहीं आ पा रहा था तो अपने पापा की टिकट क्यों नहीं कराई, बहू को साथ ले जाते और उसे छोड़कर वापस आ जाते। माँ, पापा की तबीयत सही नहीं रहती, तबीयत बिगड़ गई तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आप चिंता न करें, राधिका आराम से आ जाएगी। बस पापा उसे स्टेशन जाकर उसकी सीट पर बैठा दें, फिर रास्ते भर मैं उससे बात करता रहूँगा। मुंबई स्टेशन पर समय से पहले पहुँच जाऊँगा और उसको घर ले आऊँगा। परेशानी नहीं होगी, आप कोई चिंता ना करें। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तू कहता है तो बिठा देंगे बहू को, पर तू उससे फ़ोन पर लगातार बातें करते रहना और उसे समझाते रहना कि वो रास्ते में किसी से ज़्यादा बातें ना करे और ना किसी के हाथ से कुछ खाने का सामान ले। बाकी तो हम भी उसे ये बातें समझा ही देंगे। नीरज की बात मानकर उसके मम्मी पापा ने अपनी बहू को पूरी पैकिंग के साथ सीट पर बैठा दिया और समझा दिया कि वो किसी अजनबी से ज़्यादा बातें ना करे। बहू अपने सास ससुर से कहती है कि मम्मी पापा आप चिंता ना करें, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ। 2 मिनट के बाद ही ट्रेन वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गई। सास ससुर वापस घर लौट गए। ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही थी राधिका, वो भी इतनी दूर। तभी राधिका अपने मन में सोचती है कि पति के पास जाने की मजबूरी ना होती तो वो ऐसे कभी भी अकेले सफ़र नहीं करती। तभी नीरज का फ़ोन राधिका के पास आता है और वो बोलता है, कैसी हो राधिका, मम्मी पापा तुम्हें छोड़ने आए थे, घबराना नहीं। घबरा तो रही हूँ, अकेली नहीं जा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे लेने भी नहीं आए। घबराओ मत, सफ़र कब कट जाएगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें मुंबई स्टेशन पर ही मिलूँगा। तुम बस आ जाओ, परेशान मत होना। कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर कर ज़रूर बताना और मोबाइल भी चार्ज करते रहना ताकि तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सको। घर पर भी फ़ोन करके कह देना कि तुम आराम से पहुंच जाओगी। राधिका कहती है, ठीक है, कह दूंगी, अभी तो मैं बैठी ही हूँ, पहुंच जाऊंगी, 2 दिन लगेंगे। नीरज बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा सफ़र कब कट जाएगा और अगर आइंदा कभी घर जाना होगा तो तुम मेरे साथ ही जाना, कभी अकेले मत जाना। राधिका जब ट्रेन में बैठी तब ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। तब तक राधिका को ठीक लग रहा था, पर धीरे धीरे लोग अपने स्टेशन पे उतरते गए। राधिका के सामने बैठे 2 आदमी नहीं उतरे जो उसे अब बहुत अजीब से लग रहे थे। वो सोच रही थी कि वो कहीं मुंबई तो नहीं जा रहे, और राधिका ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उसके पति ने उसे समझा दिया था और वो उसे फ़ोन पर भी बार बार यही बात करता जा रहा था। बाद में बोगी में जब कोई नहीं रह गया तो वो एक स्टेशन पर जाकर 3 चाय ले आते हैं। राधिका से बोलते हैं कि वो भी एक चाय पिए, पर राधिका कहती है कि वो चाय नहीं पीती। अब उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैडम, हमने कई बार आपको कुछ देने की कोशिश की पर आपने हर बार मना कर दिया। वैसे भी हमारा स्टेशन अब आने ही वाला है, उतरने के बाद तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। लोग भी मुंबई जा रहे हैं,
बातचीत करने से थोड़ा सफ़र आसान हो जाता है, पर आप तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रही हैं। हम ये चाय आपके लिए ही लाए हैं, पी लीजिए ना। वैसे भी स्टेशन अब आने ही वाला है। फिर राधिका भी सोचती है ये लोग मुंबई जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, क्या मेरे साथ गलत कर लेंगे। राधिका ने उन लोगों से चाय ले ली और उनसे कोई बात नहीं की। वो चाय पीते पीते नीरज से बात कर रही थी कि उसने नीरज को नहीं बताया कि वो सामने बैठे दो आदमियों से चाय ले ली है। चाय पीते पीते राधिका बोली, नीरज अब हमारे मिलने में बस कुछ ही घंटे का सफ़र रह गया है। मैं जल्द ही अब तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ, तो मुझे स्टेशन पर ही मिलना। नीरज बोला, ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं बस समय से पहल पहुंच जाऊंगा। बस कुछ ही घंटे की बात है। ये कहते कहते राधिका ने नीरज को बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और इतने में ही उसकी चाय भी ख़त्म हो गई। चाय पीने के बाद अचानक से राधिका बेहोश हो गई। राधिका को जब होश आया तो वो एक रेड लाइट पर थी। होश में आते ही राधिका तो कुछ सोच ही नहीं पाई कि वो यहाँ कैसे आई। तभी अचानक वो उस पल को याद करने लगती है जब उसने उन अजनबियों से चाय लेकर पी थी और बेहोश हो गई। होश आया तो उसने अपने आप को इतनी बदनाम जगह पाया। ये सब याद करके राधिका बस रोए जा रही थी। सोच रही थी कि वो अपने पति के पास उससे मिलने जा रही थी, उसके पास रहने जा रही थी, और अचानक से ही वो कहाँ पहुँच गई। तभी वहाँ खड़ी कोठे की मालकिन राधिका से बोलती है कि देख, अब रोना धोना बंद कर, जैसा हम कहते हैं वैसा करती जा, वरना तो तेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। और यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। यहाँ पर लड़कियाँ आ तो जाती हैं पर वापस नहीं जा पाती, इसलिए इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी तेरे लिए आसानी रहेगी, वरना तो तुझे पछताना पड़ेगा। वहाँ स्टेशन पर नीरज 1 घंटे से लगातार राधिका को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, पर उसे राधिका कहीं नहीं मिलती। जब नीरज सोचता है पता नहीं राधिका कहाँ चली गई, मैंने उससे क्यों कहा अकेले आने को, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, ना जाने कैसे कैसे ख्याल नीरज के मन में आ रहे थे। नीरज ये बात अपने माता पिता को भी नहीं बता सका। तब उसकी माँ का फ़ोन आया तो नीरज ने बोला, हाँ माँ, राधिका पहुँच गई, हम लोग अब घर जा रहे हैं। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर नीरज अपने फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकाल कर देखता है कि लास्ट टाइम उसने राधिका से कब और किस स्टेशन पर बात की थी। पता लगने पर नीरज ट्रेन पकड़कर उस स्टेशन पर भी जाकर राधिका को ढूंढता है, तलाश करता है, पर राधिका उसे कहीं नहीं मिलती और निराश होकर नीरज घर वापस लौट जाता है। अपनी गुमशुदा पत्नी की तलाश के लिए नीरज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस की मदद से भी नीरज को राधिका को ढूंढते ढूंढते 15 दिन पूरे हो जाते हैं। राधिका का कोई पता नहीं चलता। उधर राधिका को भी पूरे 15 दिन बस रोती रहती है। 16वें दिन कोठे की मालकिन राधिका के पास आकर जोर से चिल्लाती है कि देख, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब तू वैसा करेगी जैसा हम कहेंगे, जल्दी से ग्राहक के लिए तैयार हो जा। जा, ग्राहक आ रहा है, ज़्यादा परेशान करेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तेरा और नहीं चलेगा, यहाँ आकर जल्दी से तैयार हो जा। राधिका को तैयार करके एक आदमी के पास भेज दिया जाता है। आमतौर पर कोठे पर जाने वाले आदमी ऐसे नहीं होते, लेकिन राधिका की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसने उस आदमी को अपनी सारी बातें बताई और कहा कि वो उसकी मदद करे। वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो अपने पति के पास वापस जाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी को राधिका पर दया आई और वो राधिका को अपना मोबाइल उसके पति से बात करने के लिए दे देता है और कहता है कि यहाँ मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, बस मैं तुम्हारे पति से बात करा सकता हूँ। राधिका भी खुश होकर कहती है कि ठीक है, मेरे पति से बात ही करा दो, और अपने पति का नंबर लगाकर बात करने लगती है। तब उसका पति उससे पूछता है कि वो कहाँ है, पता क्या है। वो बोलती है, मुझे नहीं मालूम, क्या पता है। तभी वो आदमी फ़ोन लेकर उसके पति को वहाँ का पता बता देता है और बिना कुछ कहे ही
वो कोठे से वापस चला जाता है। तभी राधिका का पति ग्राहक बनकर उस जगह पहुंचता है और कोठे की मालकिन से एक नई लड़की के लिए बात करता है। कोठे की मालकिन राधिका को उसके पास भेजती है। नीरज राधिका को देखकर हैरान हो जाता है। उसे राधिका बिल्कुल अजनबी सी लगी थी। उसका मुंह देखकर वो परेशान हो जाता है कि उसकी ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और कोठे की मालकिन को गिरफ्तार करती है। तभी नीरज कहता है कि मैं चाहता तो पुलिस को पहले ही बता देता, पर मेरा ऐसा करने पर ये लोग तुम्हें कहीं छुपा देते, फिर तुम मुझे नहीं मिलती, इसलिए पहले मैं यहाँ आया। पुलिस ने न सिर्फ राधिका को बल्कि राधिका जैसी बहुत सी लड़कियों को उस जगह से निकलवाया। पुलिस उन दोनों व्यक्ति की भी तलाश कर रही थी, पर वो दोनों व्यक्ति पुलिस को नहीं मिले। राधिका और नीरज अपनी ज़िंदगी में आज बहुत खुश हैं और अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी रहे हैं। राधिका जैसी किस्मत सबकी नहीं होती, इसलिए अनजान जगह पर अजनबी लोगों से दूर रहें और सतर्क रहें और किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ही अपना बचाव करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।